स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में साइंस क्लास 9th चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के सभी कॉन्सेप्ट, सभी मतलब जो अब नया सिलेबस है, रैशनलाइज्ड सिलेबस है सीबीएसई एनसीईआरटी 2022 का। इसमें अब सभी पुराने वाले सभी नहीं है, अब नए बन गए हैं। तो सभी कॉन्सेप्ट को वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, टाइमलाइन का इस्तेमाल करके उसे यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, और सबसे पहले चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों ओर के मैटर जो है वो प्योर है? तो इसका आंसर अगर हम डायरेक्टली बोले तो दोनों तरह के हैं, प्योर भी हैं इम्प्योर भी हैं। हमारे चारों ओर जो मैटर हैं, अब सवाल ये होता है जैसे चैप्टर 1 में पढ़ा है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज जो जगह घेरती हो, जिसका अपना मास हो, उसे मैटर कहते हैं, है ना। तो हमारे चारों ओर के मैटर क्या प्योर हैं? तो इसका आंसर होगा ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्योर है, या ऐसा नहीं है कि सब कुछ इम्प्योर है। तो ज्यादातर हमारे चारों ओर मिक्सचर है, और साइंस में मिक्सचर को इम्प्योर ही माना जाता है, प्योर नहीं माना जाता। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि प्योर हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में किसे कहते हैं। प्योर होने का मतलब क्या है? हम कहते हैं कि दूध लेके आए, तो उसने अगर पानी नहीं मिलाया है दूध वाले भैया ने, तो हम कहेंगे दूध प्योर है। घी लेकर आए, घी में अगर उसने कुछ भी मिलावट नहीं की है किसी भी दुकानदार ने, या जो भी जिससे भी घी लेकर आए हैं, तो हम कहेंगे घी प्योर है। हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में, रोजमर्रा की जिंदगी में, आम भाषा में। पर साइंस में ना तो ये दूध प्योर है, ना ये घी प्योर है। साइंस की लैंग्वेज में दूध और घी मिक्सचर है, मिश्रण है। तो ये हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है, या हमारा जो कॉमन वे है देखने का, कि मिलावट ना हो, कोई अडल्टरेशन ना हो, तो वो प्योर है। दूध में, घी में, मसालों में, नमक में, किसी में कोई मिलावट ना हो बस, तो हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में उसे प्योर मान लेते हैं, प्योर कहते हैं। लेकिन साइंस में प्योर का मतलब होता है कि वो एक जैसे पार्टिकल से बना हो, एक जैसे सब्सटेंस से बना हो, तब वो प्योर है। तो साइंस में प्योर जो है, साइंस के हिसाब से जो प्योर है, वो एलिमेंट है और कंपाउंड है, जो हम इस चैप्टर में समझेंगे। और बाकी सब चीजें जो दिखती है हमारे चारों ओर, ज्यादातर मिक्सचर है, और मिक्सचर को प्योर नहीं मानते, मिक्सचर मिक्सचर है। अब वो चाहे वो होमोजीनस हो या हेट्रोजीनस हो, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम कैसे जज करते हैं कि सारी चीजें प्योर होती हैं जो हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं, घी या बटर, सॉल्ट, स्पाइस, मिनरल वाटर या जूस? तो हम बस यही कहते हैं कि भाई उसमें अगर कोई अडल्टरेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, तो वो प्योर है। दूध में अगर पानी नहीं मिलाया दूध वाले अंकल ने, तो वो प्योर है। लेकिन क्या दूध में, घर में पानी मिला देते हैं तो क्या इम्प्योर हो जाता है वो? भाई घर में भी थोड़ा बहुत पानी मिला ही देते हैं, तो क्या वो इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया? अगर हम साधारण भाषा में इम्प्योर का मतलब, प्योर का मतलब शुद्ध, तो इम्प्योर का मतलब अशुद्ध। तो अशुद्ध नहीं है दूध, इम्प्योर नहीं है, मिक्सचर है। क्योंकि दूध के अंदर, मिल्क के अंदर कैल्शियम है, प्रोटीन है, आयरन है, मिनरल्स है, वाटर है, फैट है, ये सारी चीजें दूध के अंदर होती हैं। तो इतनी सारी चीजों से मिलके बनता है, वो एक तरह के पार्टिकल से मिलके नहीं बनता है, इसलिए दूध को हम मिक्सचर कहेंगे, प्योर नहीं कहेंगे। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्टरेशन। किसी कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब यह है कि किसी प्रकार का अडल्टरेशन यानी मिलावट ना हो। व्हाट इज प्योर इन साइंटिफिक टर्म? विज्ञान के हिसाब से प्योर शब्द का क्या मतलब है?
तो मैंने आपको बताया when a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particle of that substance are same in their chemical nature. यानी उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स है जिससे वो बना है, सब्सटेंस जो पदार्थ जिससे वो बना है, सबका एक जैसा केमिकल नेचर है। रासायनिक रूप से उनकी जो प्रकृति है वो एक जैसी है, तो वो जो सब्सटेंस है वो प्योर माना जाएगा। वैसे हम ये भी कह सकते हैं एक जैसे पार्टिकल से बना हो। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो प्योर सब्सटेंस है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है। जैसे मैं प्योर में एक एग्जांपल दूं, एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब कि उसमें मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड है। जैसे मेटल में आप एग्जांपल दें आपको गोल्ड का, तो गोल्ड प्योर जब है तो इसका मतलब है कि वो उसके पार्टिकल्स सब एक जैसे हैं, अगर गोल्ड प्योर है तो। सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल है और ये प्योर पार्टिकल्स से बने होते हैं, मतलब एक जैसे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं अपनी प्योर स्टेट में। और वाटर, वाटर भी प्योर है पर वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर कंपाउंड है। तो जो प्योर सब्सटेंस हमें देखने को मिलेंगे, दो चीजें मिलेंगी, या तो एलिमेंट होगा या वो कंपाउंड होगा। यानी आप ये कह सकते हो हमारे चारों ओर के जो मैटर हैं वो या तो एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है। तत्व, एलिमेंट का मतलब तत्व, यौगिक या मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर। अ सब्सटेंस इज ए सिंगल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या होता है? सिंगल प्योर फॉर्म मैटर होता है, एक तरह का पदार्थ होता है, एक तरह के पार्टिकल से बनने वाला पदार्थ होता है। सब्सटेंस एक जैसे सिंगल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। Whatever the, अब देखो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, whatever the source of pure substance may be, it will always have the same characteristic properties। यानी जो प्योर सब्सटेंस होगा वो कहीं से भी आया हो, उसका सोर्स कुछ भी हो, वो एक जैसे ही सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सब हमेशा एक जैसी ही होंगी। जैसे वाटर है, पानी है, अगर वाटर प्योर है तो दुनिया के किसी भी हिस्से से पानी लोगे, सबका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो एक जैसी होगी। अब ये नहीं है कि इंडिया का पानी अलग है या अमेरिका का पानी अलग है। पानी सबका जो प्योर फॉर्म में है वो एक जैसा है। हाँ, पानी के अंदर मिनरल्स अलग अलग होते हैं, तो पानी कभी हार्ड हो जाता है, कभी सॉफ्ट, खारा पानी, मीठा पानी। तो पानी को खारा या मीठा जो है उसके अंदर प्रेजेंट मिनरल्स है वो बनाते हैं उसको। उस वक्त तो एक तरह से मिक्सचर है क्योंकि पानी प्लस मिनरल है। लेकिन वाटर के हम प्योर फॉर्म की बात करें जिसमें सिर्फ वाटर ही है, कुछ और नहीं है, तो एक प्योर सब्सटेंस है और वो एक एग्जाम्पल है कंपाउंड का, यौगिक का। मैटर अराउंड अस जनरली एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस। हाँ, हमारे चारों ओर जो मैटर हैं जनरली प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सचर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल सी वाटर, समुद्र का पानी, उसमें पानी है और मिनरल्स है। मिनरल्स में कोई एक मिनरल नहीं होता। सॉइल के अंदर या दूध के अंदर कोई एक मिनरल नहीं है, कई सारे मिनरल्स होते हैं। एलिमेंट, मिनरल का मतलब यहाँ पे किससे बना है? मिनरल वर्ड इस्तेमाल होता है एलिमेंट्स के लिए। जब एलिमेंट बहुत सारे, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, तो इसे मिनरल्स कह देते हैं। मिट्टी, सॉइल में भी बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो ये सब कुछ मिक्सचर है। अगर हम कहें चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पूछा गया था हमसे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों ओर के मैटर प्योर होते हैं? तो उसका आंसर यही है कि ऐसा नहीं है। ज्यादातर मैटर मिक्सचर हैं, प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सचर हैं ज्यादातर। जैसे यहाँ दूध का एग्जांपल, मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एटसेट्रा। जो मिल्क है वो भी मिक्सचर है
और उसमें कई सारी चीजें, पानी है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब चीजें मिल्क में पाई जाती है। तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। अब बात हम मिक्सचर की कर ही रहे हैं, तो सवाल यह है व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है। आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे कि आपने पानी के अंदर शुगर डाला और उसको डिसॉल्व कर दिया, फिर नींबू का रस भी डाल दिया, लेमनेड बन गया, तो ये मिक्सचर है। पानी भी प्योर था, मान लो प्योर है, वैसे पानी प्योर जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स पहले से ही डिसॉल्व होते हैं। नदी का पानी हो या समुंदर का पानी हो, वो उसमें मिनरल्स कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। अदरवाइज पानी जो है वाटर कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होता है। प्योर वाटर का ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई उसका कलर होता है, ना कोई उसका ऑर्डर होता है। लेकिन हम जो पानी पीते हैं, कभी हमें वो मीठा लगता है, कभी हमें खारा लगता है, वो उसमें प्रेजेंट मिनरल्स की वजह से। ठीक है, तो पानी के अंदर आपने शुगर डाला, पानी के अंदर आपने नींबू का रस डाला, तो एक लेमनेड बन गया, और वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर का। तो अपना क्वेश्चन है व्हाट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक से ज्यादा तरह के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिलाने से मिक्सचर बनता है। Component of mixture can be separated by simple physical method like sodium chloride can be separated from water by evaporation method. मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने पानी में चीनी डाल दिया या नमक डाल दिया, तो पानी को इवोपरेट करके, पानी का इवोपरेशन करके, यानी पानी को गर्म करें, उस मिक्सचर को गर्म करें, पानी का भाप बना दे, तो नीचे चीनी बच जाएगी या नमक बच जाएगा, जो भी आपने उसमें मिलाया होगा। तो मिक्सचर के कंपोनेंट को सिंपल फिजिकल मेथड के जरिए सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। A mixture contain more than one pure substance। मिक्सचर में एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। बता ही दिया मैंने आपको कि मान लो लेमनेड है, तो उसमें तीन चीजें आपने डाल दी, तो मिक्सचर जो है एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस के मिलने से बनता है। अब मिक्सचर की में भी कैटेगरी है। अब देखो मिक्सचर भी दो तरह का है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें उसके जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, उसमें पूरी तरह से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, वो होमोजीनियस है। और एग्जाम्पल इसका सॉल्यूशन है, जो आपने पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व किया, तो वो जो मिक्सचर बना वो होमोजीनियस होगा, और वो एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का। और दूसरा टाइप का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस है। अब हेट्रोजीनियस दो तरह के होते हैं, एक सस्पेंशन, एक कोलाइड सॉल्यूशन। सस्पेंशन का जैसे एग्जाम्पल है आपका, पानी के अंदर आपने अगर चॉक पाउडर डाल दिया तो वो सस्पेंशन है। पानी के अंदर आपने फ्लोर यानी आटा, जिसे आप रोटी बनाते हैं, वो आपने मिक्स कर दिया, तो वो सस्पेंशन है। एग्जाम्पल से चीजें याद रहेंगी आपको। और कोलाइड सॉल्यूशन क्या है? जैसे पानी के अंदर इंक डाल दिया आपने, या दूध अपने आप में कोलाइड सॉल्यूशन है, लेकिन अगर पानी में आपने दूध भी डाल दिया तो वो भी कोलाइड बनेगा। ठीक है, तो कोलाइड वाला और सस्पेंशन वाला ये ना हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी इनमें जो कंपोनेंट है वो पूरी तरह से पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में एक समान रूप से नहीं फैलते। सॉल्यूशन के अंदर जो उसके मिक्सचर होते हैं, उसके जो कंपोनेंट होते हैं, वो एक समान रूप से पूरे सॉल्यूशन में फैल जाते हैं, और सस्पेंशन और कोलाइड में नहीं फैलते। सस्पेंशन में तो दिख भी जाता है साफ साफ, जैसे आपने चॉक पाउडर वगैरह आपने रखा हुआ है
पानी के अंदर डाला हुआ है, तो चॉक पाउडर आपको अलग ही दिखेगा और सब जगह एक बराबर रूप से नहीं होगा। कोलाइड में हमें दिखेगा नहीं कि वो बराबर एक जैसा है या नहीं है, पर होता नहीं है, रियल में नहीं होता। पर क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं कोलाइड के, इसलिए देखने से पता नहीं चलता। जैसे दूध, मैंने एग्जांपल दिया कोलाइड का, पानी के अंदर दूध डाल दिया तो हमें तो ये लगेगा पूरे पानी में दूध एक जैसा फैल गया है, दूध के जो पार्टिकल हैं वो पूरा एक जैसे फैल गए हैं, पर इन रियलिटी नहीं होते, वास्तव में ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि दूध के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, यानी कोलाइड के पार्टिकल छोटे होते हैं, इसलिए हमको लगता है कि शायद ये होमोजीनियस मिक्सचर है, पर इन रियलिटी ये हेट्रोजीनियस होता है। और सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं, इसलिए हम आराम से देख लेते हैं हाँ ये तो हेट्रोजीनियस ही है। सस्पेंशन के बारे में एक बात और है, सारी चीजें हम डिटेल में आगे भी जानेंगे। सस्पेंशन के बारे में एक बात और है, सस्पेंशन को अगर आप थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, शांत छोड़ दें, तो ये सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, यानी अनस्टेबल होता है। चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा ग्लास में। अगर आप चॉक पाउडर को पानी मिला के उसे ग्लास में रख के छोड़ दें, तो थोड़ी देर बाद आप शांत जब छोड़ देंगे तो चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अनस्टेबल भी होता है, अनस्टेबल, अस्थायी। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को एक एक करके। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में एक समान रूप से फैल जाती है जब चीजें, वो होमोजीनियस है। पानी के अंदर अगर आप चीनी को डिसॉल्व करेंगे तो चीनी उस पूरे मिक्सचर में एक समान रूप से यूनिफॉर्मली फैल जाएगी। तो वो एक एग्जांपल है सॉल्यूशन का, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है जो कि सॉल्यूशन है। एग्जांपल, पानी के अंदर शुगर या पानी के अंदर सॉल्ट या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल पानी में डाल दें तो वो नीले रंग का हो जाता है। तो ये सभी एग्जांपल है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है और इन्हें हम सॉल्यूशन कहते हैं। देखो, होमोजेनियस कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर कैन बी चेंज, होमोजेनियस मिक्सचर हो या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी चेंज्ड। मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। भाई पानी के अंदर चीनी मिलानी है, ज्यादा मिला दो, क्या दिक्कत है। कुछ कंजूस टाइप के लोग होंगे, जैसे उनके घर गेस्ट आया तो उन्होंने एक गिलास पानी में एक ही चम्मच चीनी डाला, थोड़ा सा नींबू डाल दिया, थोड़ा सा। और कुछ दिलेर वाले हैं, यार देख नहीं जितना मीठा हो, जब अच्छा से मीठा बनाओ 2 चम्मच डाल दो। तो डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन किस टाइप का है, कंजूस है या दिलेर है। अगर दिलेर है तो वो मिक्सर में जो कंपोनेंट ज्यादा डालेगा या एप्रोप्रिएट मात्रा में डालेगा, और अगर वो कंजूस टाइप का है तो हो सकता है थोड़ा कम डाले मिक्सर में जो कंपोनेंट होते हैं। लेकिन कंपोनेंट को तो चेंज कर ही सकते हैं ना, ये मिक्सर के कंपोनेंट को चेंज किया जा सकता है ना। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मतलब उसकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती है, तो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, पूरा जो मिक्सचर बनेगा उसमें, जैसे मान लो कि रेत के अंदर आपने मार्बल डाल दिए हैं, कंचियां डाल दी हैं, वो जो उसकी होती हैं ग्लास की, तो वो जो कंचियां डालोगे सब में एक बराबर थोड़ा फैल जाएगा। या कच्चा चावल है और कच्ची दाल है ना, पकाया नहीं है, उनको मिला दोगे तो एक बराबर से थोड़ा फैलेगा। उसमें दाल के अंदर चावल मिला दिया तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। कच्चे कच्चे की बात कर रहा हूं मैं। तो वही है मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी दिखते हैं फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, यानी अलग अलग दिख जाएंगे। पानी के अंदर आप जब चीनी डालते हैं तो चीनी के पार्टिकल अलग नहीं दिखते हैं, लेकिन ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें उसके जो पार्टिकल हैं वो फिजिकली अलग अलग दिखते हैं और उनकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग, नमक और आयरन फिलिंग।
आयरन फिलिंग यानी लोहे का बुरादा पाउडर और नमक मिला दो, दोनों अलग अलग दिखेंगे। या सॉल्ट और सल्फर मिला दो, सॉल्ट या सल्फर मिला दो तो अलग अलग दिखेंगे वो। या वाटर, ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल मिलाओ तो पानी तेल ऊपर तैरेगा, पानी नीचे रहेगा, तो वो अलग अलग ही दिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप एग्जाम्पल याद रखना, पानी के अंदर तेल का एग्जाम्पल है, या फिर सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग है, सॉल्ट या सल्फर है, जो आपस में ना एक बराबर रूप से, एक समान रूप से नहीं मिक्स होते, उन्हें कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं। जैसे दो चीजें मिलाई हैं, वो दोनों चीजें अलग अलग दिख रही हैं। जैसे आपने एक कटोरे के अंदर कच्चा चावल, कच्चा दाल डाल दिया, अरहर की दाल, कोई भी दाल, तो दाल अलग दिख रही है, चावल अलग दिख रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली नहीं है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजेनियस मिक्सचर में पहला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन का बताया था। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन जैसे मतलब आप पानी के अंदर शुगर डाल देते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, पानी के अंदर सॉल्ट मिला देंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, उसी के बारे में आप समझते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जानते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। एग्जांपल लेमनेड, शिकंजी, सोडा वाटर, एलॉय और एयर, ये एग्जांपल है। अच्छा, सॉल्यूशन में ना कई बार बच्चे समझते हैं सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ पानी से है या कुछ लिक्विड होना चाहिए, लेकिन एयर भी सॉल्यूशन है। ये जो हमारे चारों ओर की हवा है, ये भी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सारे पार्टिकल एक समान रूप से फैले हुए हैं। कोई धूपबत्ती आप किसी रूम में जलाएंगे तो पूरे कमरे में फैल जाती है, यानी एक समान रूप से हो जाती है वो। तो एयर, सोडा वाटर, एलॉय, एलॉय क्या होता है? एलॉय जैसे कि आप ना कोई ज्वेलरी बनवाते हो, तो सोने के अंदर थोड़ी सी मात्रा में उसमें कॉपर या फिर सिल्वर मिलाया जाता है, चांदी मिलाई जाती है। जैसे 22 कैरेट का जो होता है, आप ज्यादातर ज्वेलरी 22 कैरेट में बनती है, 22 कैरेट में, तो उसमें 92% लगभग 92% प्योर सोना होता है और 8% उसमें सिल्वर होता है या कॉपर होता है। तो ये एग्जाम्पल है एक एलॉय मिक्सचर का, सॉल्यूशन का। लेमनेड आप जानते हो, सोडा वाटर आप जानते ही हो। सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड के अंदर लिक्विड से ही बनता है। जैसे पानी के अंदर लेमन जूस आपने डाला तो दोनों ही लिक्विड है, तो सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड इन लिक्विड, लेमन जूस इन वाटर। सॉल्यूशन को गैस कैन बी गैस इन लिक्विड, पानी में गैस है वो भी हो सकता है, उसे भी सॉल्यूशन ही कहेंगे आप। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड इन लिक्विड, पानी के अंदर आपने नमक मिलाया तो नमक यानी सॉल्ट जो है वो सॉलिड है और पानी जो है लिक्विड है, तो सॉलिड भी इन लिक्विड भी हो सकता है सॉल्यूशन। एग्जांपल में आपको बताया सॉल्ट इन वाटर। सॉल्यूशन गैस इन गैस, एयर, गैस के अंदर गैस, तो वो भी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो डोंट थिंक कि हमेशा जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड ही होता है, लिक्विड की फॉर्म में दिखेगा। गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है। एलॉय सॉलिड इन सॉलिड नहीं आया ना, ये आ गया एलॉय। आप जो ज्वेलरी पहनते हैं या आपकी जो पेरेंट्स ज्वेलरी पहनते हैं या बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं मेटल की, तो ज्यादातर एलॉय होते हैं। एलॉय क्यों बनाए जाते हैं? एलॉय को मिश्र धातु कहते हैं। एलॉय क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उससे ना प्रॉपर्टी कुछ अच्छी हो जाती है। जैसे जैसे सोने के अंदर चांदी क्यों मिलाया जाता है, प्योर सोने का ज्वेलरी क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि प्योर सोना जो है ना वो सॉफ्ट होता है, तो उसकी ज्वेलरी जो बनेगी उसका डिजाइन रुकेगा ही नहीं, मुड़ जाएगा, तुड़ मुड़ जाएगा।
तो इसलिए उसके अंदर जब सिल्वर मिला देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो एलॉय इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उसमें चेंज करना होता है, फायदेमंद प्रॉपर्टी को यूज करनी होती है। तो इस तरह से आप कभी ये मत सोचना कि सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड के अंदर लिक्विड होगा या कोई ना कोई एक पार्ट लिक्विड जरूर होगा। लिक्विड के अंदर लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर गैस भी हो सकता है, लिक्विड में सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड के अंदर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर गैस भी हो सकता है। ये सभी सॉल्यूशन हो सकते हैं और सबका एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर। अब एलॉय के बारे में मैं एलॉय से की आपसे चर्चा कर रहा था। एलॉय क्या होता है? एलॉय मैंने आपको बताया मिक्सचर होता है जिसमें दो मेटल हो सकते हैं या दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं। एक मेटल के अंदर एक नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे आयरन है, लोहा, आयरन जो शुद्ध होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, वो भी मुलायम होता है। उसके अंदर जब कार्बन मिला दिया जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। और जब उसके अंदर निकिल और क्रोमियम मिला जाता है तो लोहे से बन जाता है स्टेनलेस स्टील, जिसके हम लोग यूटेंसिल्स बर्तन इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हैंडल, बहुत सारे पार्ट्स भी बनते हैं स्टील के। तो स्टील में फिर रस्टिंग भी नहीं लगती, जंग नहीं लगता, खराब नहीं होता, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो एलॉय बनाने का जो पर्पज होता है क्वालिटी का इंप्रूवमेंट, किसी मेटल की क्वालिटी में सुधार करने के लिए हम एलॉय बनाते हैं। पर एलॉय बनाते कैसे हैं? एक मेटल होता है, दूसरा वाला मेटल या फिर नॉन मेटल, या दो, क्या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं उसमें मेटल और नॉन मेटल के, पर एक मेटल जरूर रहेगा। तो एलॉय का यही है, देखो, एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, है ना। इसको फिजिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और चीजों को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट और वाटर था, वो भी तो मिक्सचर था, एलॉय भी मिक्सचर है और सॉल्यूशन ये भी है, पर इसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर। लेकिन इस एलॉय को फिर भी मिक्सचर क्यों? ये एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलॉय के कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली, फिजिकल मेथड से। ज्यादातर मिक्सचर के कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर लिया जाता है। एलॉय के कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर इसे मिक्सचर क्यों मानते हैं? क्योंकि मिक्सचर में तो कंपोनेंट अलग हो जाते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरह का आता है। तो उसका आंसर यह है कि इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। एलॉय को मिक्सचर इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके अंदर जो मेटल होते हैं उनकी वो प्रॉपर्टी दिखाता है। मान लो कि जैसे हमने बोला 22 कैरेट का गोल्ड, तो 22 कैरेट गोल्ड में 92% गोल्ड है, 8% कोई और मेटल है, लेकिन वो जो ज्वेलरी होती है गोल्ड की प्रॉपर्टी दिखाती है क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा है उसमें, गोल्ड की चमक होती है, गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए ये आपका कंपाउंड नहीं हो सकता, ये मिक्सचर में ही रहेगा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कंपाउंड क्या होता है, इसलिए अभी बाद में आप जानेंगे इसी चैप्टर में। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज, मिक्सचर जो होता है ना, उसमें दो चीजें होती है, वो जिससे मिलके बना है वो उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है। जैसे अगर आपने चाय में चीनी कम डाली है तो पता चल जाता है कि चीनी कम है, और ज्यादा डाल दी है तो भी पता चल जाता है टेस्ट के जरिए। यानी चाय में दूध है, चीनी है, अदरक है, और भी जो भी डाला आपने, सबका टेस्ट पता चलता है। तो ऐसी चीजों को मिक्सचर कहते हैं जिनमें वो जिससे मिलके बने हैं और उसके बारे में पता चल रहा हो, तो मिक्सचर है। और एलॉय में भी ये होता है, इसलिए एलॉय मिक्सचर, एलॉय को कंपाउंड नहीं कहते हैं। और देखो इसकी जो कंपोजिशन है वो कम ज्यादा हो जाती है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 22 कैरेट का गोल्ड से हम ज्वेलरी बनवाते हैं, 23 कैरेट का भी बनवा सकते हैं, 20 कैरेट का भी बनवा सकते हैं, 18 कैरेट का भी बनवा सकते हैं। यानी गोल्ड को कम करते जाएं और उसमें सिल्वर ज्यादा मिलाते जाएं, तभी ज्वेलरी बन जाएगी। तो ये नहीं है कि आप ही सोचो कि ज्वेलरी केवल 92% उसमें गोल्ड होगा और 8% कॉपर होगा तभी बनेगी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मिक्सचर में क्या होता है, वो जिससे मिलके बनता है उसकी कंपोजिशन को कम ज्यादा कर सकते हैं।
उसकी मात्रा को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये दो बड़ी बातें हैं जिस वजह से एलॉय को हम मिक्सचर कहते हैं, कंपाउंड नहीं कहते। कंपाउंड कहने का एक रीजन था, कंपाउंड पे सवाल खड़ा करने का एक रीजन था कि एलॉय जिससे बना होता है उसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पाते, इसलिए इसे एलॉय इसलिए इसे कंपाउंड कहना चाहिए। लेकिन दो और बातें हैं कि एलॉय जिससे बना होता है उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है, एलॉय के कंपोजिशन को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए एलॉय मिक्सचर है ना कि कंपाउंड। ये आपका 1 नंबर 2 नंबर का मैं क्वेश्चन कवर कर रहा था। जैसे एग्जांपल लेकर ब्रास, ब्रास में 30% जिंक और 70% कॉपर होती है। और गोल्ड वाला ज्वेलरी वाला मैं आपको बता चुका हूं, अगर 22 कैरेट का गोल्ड है तो उसमें लगभग 92% प्योर सोना है और 8% या तो उसमें कॉपर मिलाई जाती है या सिल्वर मिलाई जाती है। देखो आप सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट, सॉल्यूशन बनता किन चीजों से है? सॉल्यूशन दो तरह की चीजों से बनता है, एक सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है, एक सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है। सॉल्वेंट का मतलब विलायक, सॉल्यूट का मतलब विलेय है। सॉल्वेंट यानी जैसे कि आप लिखा भी है मोर इन अमाउंट, पानी के अंदर अगर आपने शुगर मिलाया है, वाटर के अंदर अगर आपने शुगर मिलाया है तो पानी सॉल्वेंट हो गया और शुगर सॉल्यूट हो गया। लेस इन अमाउंट उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो मात्रा में कम है उसे सॉल्यूट कहते हैं। अब सॉल्वेंट के बारे में, द कंपोनेंट सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर सब कंपोनेंट इन इट, मतलब सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, अपने अंदर मिला लेता है, और वो बड़ी मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और जो कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल में बता दिया, वाटर और शुगर में वाटर ज्यादा मात्रा में होता है, शुगर कम मात्रा में होता है, तो वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट है और शुगर जो है वो सॉल्यूट है। तो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट, सॉल्यूट कहते हैं। अब एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो पता ही दिया आपको, शुगर इन वाटर ये सॉल्यूशन का एग्जांपल है। शुगर इसमें सॉल्यूट है और वाटर इसमें सॉल्वेंट है। दूसरा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें आयोडीन अल्कोहल में मिला देते हैं तो वो बन जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अल्कोहल के अंदर आयोडीन मिला देते हैं तो उसको, उस तरह के मिक्सचर को कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो सॉल्यूट इसमें आयोडीन हो गया क्योंकि वो कम मात्रा में होता है, और अल्कोहल जो है वो लिक्विड जो है वो ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए वो सॉल्वेंट है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो आप कहेंगे अल्कोहल के अंदर जब आयोडीन मिला देते हैं और एक मिक्सचर तैयार होता है उसे कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एरिएटेड ड्रिंक इन सोडा वाटर, इसमें आपका लिक्विड के अंदर गैस होता है। These contain कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट, तो गैस ज्यादातर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे सॉल्यूट कह देंगे, और बाकी जो उसमें लिक्विड है वो आपका सॉल्यूशन हो गया, ओ सॉरी सॉल्वेंट हो गया। एयर, हवा, एयर भी एक सॉल्यूशन है, पीछे मैंने डिस्कस किया था, आपको एग्जांपल बताया था, क्योंकि एयर के अंदर काफी चीजें होती हैं, होमोजेनियस मिक्सचर है, और इसमें जैसे 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 78% है, और बाकी गैसेस बहुत थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट रहती है। तो एयर भी एक एग्जांपल है सॉल्यूशन का, होमोजेनियस मिक्सचर का। सॉल्यूशन का मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, और होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जिसके अंदर जो कंपोनेंट है वो एक समान रूप से फैल जाए। क्लास में कोई बच्चा परफ्यूम लगा के आएगा तो वो पूरी हवा में उसकी पूरी क्लास में फैल जाता है, नहीं फैल जाता है? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली फैलता है, जो उसके पास में बैठता है उसको ज्यादा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद तो क्या होता है ना, परफ्यूम की जो उसका वो होता है स्मेल या फ्रेग्रेंस कहें, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हवा में पूरे में फैल जाता है एक समान रूप से।
नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की सबसे बड़ा टॉपिक आपके इस चैप्टर में सॉल्यूशन का ही है। सॉल्यूशन के बारे में आपको अच्छे से जानना है। तो सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वैसे हमने एग्जांपल अगर देख लिया, पानी के अंदर जैसे शुगर आपने डिसॉल्व किया है तो प्रॉपर्टी याद रखना आसान होगा। कैसे, देखो पहली प्रॉपर्टी देखो, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। हाँ है, क्योंकि एक समान रूप से कंपोजिशन रहती है, बनावट एक समान होती है। दूसरा, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर जितने होते हैं डायमीटर में, इसलिए उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, बिना किसी हेल्प के नहीं देख सकते। और क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं इसलिए लाइट को भी स्कैटर नहीं करते, और उसके अंदर से अगर लाइट पास होती है तो वो विजिबल नहीं होती, यानी लाइट को ये स्कैटर नहीं करते, फैलाते नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए लाइट को स्कैटर नहीं करते। स्कैटर करने का मतलब फैलाना। कभी कभी आप देखते हो ना, कमरे में कहीं से अगर एक झरोके से, एक छेद से, विंडो से धूप आ रही है तो उस धूप में आपको डस्ट के पार्टिकल नजर आते हैं। तो वो जो पार्टिकल नजर आ रहे हैं ना, एक्चुअल में वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, व्हाइट लाइट को, उसे कोलाइडल, उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और वो जो सॉल्यूशन होता है कोलाइड होता है उस हालत में। उस वक्त आपने वहां आसपास को धूल उड़ रही थी, उसकी वजह से दिख रहा था वो। तो वो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो टिंडल इफेक्ट है, और वो कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, प्योर सॉल्यूशन में नहीं होता, होमोजेनियस मिक्सचर में नहीं होता वो टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मिक्सचर, फिल्टर करके हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम उनको फिल्टर करके भी नहीं अलग कर सकते। इसके अलावा अगर हम उन्हें शांत छोड़ दें अनडिस्टर्ब, तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, यानी नीचे नहीं बैठेंगे, और इसलिए सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है। यानी एक बार सॉल्यूशन बन गया तो वो ऐसा नहीं है कि उसके जो कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे कि पानी के अंदर चॉक पाउडर डालने पर नीचे बैठता है, वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो एग्जांपल सस्पेंशन का है, पानी के अंदर चॉक पाउडर। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है वो सेटल डाउन नहीं होते, नीचे नहीं बैठते। अब देखो सॉल्यूशन में भी अब 3 बातें होती हैं। सॉल्यूशन डाइल्यूट हो सकता है, सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो सकता है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो सकता है। ये सब कंपैरेटिव टर्म है, कंपैरिजन करने के लिए है। जैसे मैं 3 ग्लास लेता हूं, मैं 3 बच्चों को लेता हूं एग्जांपल में, ये आगे बैठे हो 3 बच्चे, आप तीनों बच्चे, और मान लीजिए कि ये इसके घर में गेस्ट आए, इसने वो बनाया, एक जग बनाया लेमनेड का, लेकिन उस एक जग में इसने 2 ही चम्मच चीनी डाले। ये जो है इस बच्चे ने एक जग में, इसने 3 चम्मच, इसके घर भी गेस्ट आए थे, इसने भी लेमनेड बनाया, लेकिन इसने एक जग में 3 चम्मच शुगर डाला, 3 स्पून, उतना ही, मतलब पानी जितना इसका था उतना, और इसने भी उतना ही पानी में 3 नहीं 4 चम्मच डाल दिए, कुछ बड़ा दिल दिखाया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन तैयार तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं आप दोनों का, पहले दोनों बच्चों का चेक करूं, कंपेयर करूं, तो इसका डाइल्यूट है, उसका कंसंट्रेट है, और अगर दूसरे और तीसरे से कंपेयर करूं तो दूसरे वाले का डाइल्यूट है, तीसरे वाले का कंसंट्रेट है, और चौथे आदमी की एंट्री करा देता हूं, ये इन दीवी जी की, इनकी एंट्री करा देते हैं। इन्होंने क्या सोचा, ये तो अपनी दुनिया में खोई हुई थी, ये चीनी डालती रही हिलाती रही, चीनी डालती रही हिलाती रही, गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, ये चीनी डाल के उसमें पानी में हिलाए जा रही है, उसको डिजोल्व की जा रही है, चीनी डाल के उसे हिलाया जा रही है, और तब तक ये डालती रहती है जब तक इसमें चीनी डिजोल्व नहीं होती, क्योंकि किसी और दुनिया में खोई हुई थी, और बाद में आके मम्मी ने इनको ठोका होगा, अलग बात है, बट उस वक्त तो ये मिलाती रही। लेकिन पता है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बना दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं डाल सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते। यानी आपने मान लो 100 ml पानी में आपने 10 ग्राम चीनी डाल दिया, आपने 12 ग्राम डाल दी चीनी, और ये तब तक डालती रही जब तक कि इसमें चीनी डलती रही, और एक ऐसा कंडीशन आया कि अब उसमें और ज्यादा चीनी डल नहीं सकती,
और ज्यादा उसमें जो सॉल्यूट है डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये डाइल्यूट होना, कंसंट्रेट होना या सैचुरेटेड होना, ये सब कंपैरेटिव कंपैरिजन के लिए है। इसमें सॉल्यूट की मात्रा कम ज्यादा होती है बस। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट आर कंपैरेटिव टर्म। If you have two solution of same material and same amount, then the solution which has more solute is said to be concentrate and which has less solute is said to be dilute। वही बात, मान लीजिए आपके पास 2 ग्लास हैं, दोनों बराबर पानी है 100 ml, लेकिन इसमें आपने 5 ग्राम डाला है शुगर, इसमें आपने 10 ग्राम डाला है शुगर, तो ये डाइल्यूट हो गया और ये कंसंट्रेट हो गया, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, ये कंपैरेटिव टर्म। और तीसरा ले आए और उसमें डालते रहे हिला के उसको डिसॉल्व करते रहे, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature it is called saturated solution। यानी किसी गिवन टेम्परेचर पे जब और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता उस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब उस सॉल्यूशन के अंदर उस टेम्परेचर पर, क्योंकि गर्म करोगे ना तो थोड़ा और डल जाएगा, तो यानी जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, 22 डिग्री पर रूम टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो उस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड हो जाता है कि और ज्यादा उसमें सॉल्यूट नहीं डाल सकते। इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज लेफ्ट टू कूल वी गेट द क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट। एक मेथड था क्रिस्टलाइजेशन मेथड, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे मान लो कि शुगर के को वो करना है, प्योर करना है, ये सॉल्ट को प्योर करना है, प्योरिफिकेशन करना है, तो उसमें ये वाला सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। पहले मैं एग्जाम बताता हूँ आपको पूरा प्रोसेस। मान लीजिए आपने शुगर को एकदम फिल्टर करके साफ करना है, मतलब प्योर करना है, उसके प्योर क्रिस्टल आपको चाहिए, तो पहले तो आप पानी के अंदर शुगर का सॉल्यूशन बना लो, वो भी सैचुरेटेड है, मतलब पानी के अंदर शुगर मिलाते जाओ, हिला के मिलाते जाओ जब तक वो डिसॉल्व होता है। उसके बाद उसके अंदर जो सॉल्यूशन बन जाएगा, छान कर अगर कुछ उसमें दिख रहा है बाहर निकलने सी, तो छान के निकाल दो, फिल्टर करके निकाल दो मतलब। उसके बाद उस सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे कूल होने के लिए छोड़ दो 8-10 घंटे के लिए। तो जब वो कूल होने के लिए आप छोड़ देंगे तो उसमें चीनी के आपको क्रिस्टल नजर आएंगे ठंडा होने के बाद। तो ये इस मेथड को क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहते हैं, जिसमें ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन काम आता है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जब हम बात कर रहे हैं ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो उसी से ये वर्ड आया सॉल्युबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आप पानी के अंदर अनलिमिटेड अमाउंट में मिलाते ही जाओगे, कोई मतलब शुगर या कुछ भी मिला रहे हो, तो उसकी भी एक लिमिट होगी, और वो लिमिट जो है वो सॉल्युबिलिटी बताती है। देखो यहाँ पर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी निश्चित ताप पर कितना अमाउंट में उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे कहते हैं सैचुरेटेड, सॉरी माफ करिएगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बनता है, तो उस टेम्परेचर पर उस जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी सॉल्युबिलिटी बताएगा। अनसैचुरेटेड वही है, यानी कि जिसमें और डाल सकते हो आप सॉल्यूट। अगर मान लो पानी के अंदर चीनी और मिलाई जा सकती है तो वो अनसैचुरेटेड है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन माना जाएगा। तो इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब नया टर्म है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कि हम जानना चाहते हैं उसमें सॉल्यूट की मात्रा,
वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बताएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसे परसेंट में अगर देखें तो कंसंट्रेशन बताता है कि 100 ml में, मान लो जो 100 ml पानी है और उसमें 10 ग्राम प्रेजेंट है शुगर, तो इसका जो कंसंट्रेशन हुआ 10% हुआ। पानी में चीनी का जो कंसंट्रेशन है 10% हुआ। तो कंसंट्रेशन बताता है, अगर हम कंसंट्रेशन निकालें किसी सॉल्यूशन की तो वो बताता है कि पर्टिकुलर अमाउंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसके अंदर। ये तीन फॉर्मूले हैं जिसे हम कंसंट्रेशन पता करते हैं। देखो, पहला है मास बाय मास, यानी ऊपर भी मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, और इनटू 100, जो मैंने अभी एग्जांपल वाला बताया था कि 10 ग्राम चीनी डाला आपने 90 ग्राम पानी में, तो टोटल जो सॉल्यूशन बना वो 100 ग्राम बना। तो 10 ग्राम ऊपर और 100 ग्राम नीचे और इनटू 100 और कैलकुलेशन करके 10% आया इसका कंसंट्रेशन। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम। अब मास जैसे चीनी का 10 ग्राम है और वॉल्यूम में यानी लीटर या ml देखना होगा कि जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कितने ml है। 100 ml है, मान लो सॉल्यूशन जो है वो 100 ml है, तो मास चीनी का 10 ग्राम ऊपर लिख देंगे, सॉल्यूशन में 10 ml यहां लिख देंगे, सॉरी सोल्यूशन 100 ml, माफ करिएगा, मान लो 100 ml सॉल्यूशन है, पानी जो है 100 ml है, तो 100 ml यहां रख देंगे और इनटू 100 और 100 से 100 कर देगा, 10% आया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जैसे मान लीजिए कि पानी के अंदर दूध मिलाया है या दूध के अंदर पानी मिलाया है, तो दोनों लीटर या मिलीलीटर में हो सकते हैं, तो उसे लीटर या मिलीलीटर में जो होता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो जब ऊपर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे वैल्यू लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। अब आपने मान लीजिए 100 ml पानी के अंदर 10 ml दूध मिला दिया, टोटल बन गया 110 ml, 110 ml, तो 110 ml यहां लिखेंगे और दूध यानी 10 ml ऊपर लिखेंगे और ये 100 से मल्टीप्लाई करके कटिंग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इससे हमें मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन निकालने के 3 तरीके हैं, लेकिन सवाल यह है कि कंसंट्रेशन बताता क्या है। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, कंसंट्रेशन बताता है किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको बताता है कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन पढ़ने की हमें जरूरत क्या है, कंसंट्रेशन की जानने की जरूरत क्या है। कंसंट्रेशन अगर हमें कोई बता देगा तो हमें यह आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितना ज्यादा चीनी हो सकता है, कितना ज्यादा पानी हो सकता है, कितना ज्यादा उसमें कुछ भी हो है, तो उसे हमें आइडिया लग जाएगा कि इसमें पानी चीनी का मात्रा क्या है इसमें, या कुछ और है, मतलब एसिड वगैरह होता है, तो उसमें उसका कंसंट्रेशन अगर बता देंगे तो पता लगेगा उसके एसिड के अंदर पानी कितना है, उसके अंदर प्योर एसिड कितना डाला गया था। तो कंसंट्रेशन से हमें सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो और उसके निकालने के अलग अलग तरीके हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, इसे कर लेते हैं एग्जाम्पल कंप्लीट। देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। मान लो एक सॉल्यूशन बनाया गया, उसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम पानी है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट। अब देखो कंसंट्रेशन निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम, इसमें जो है सॉल्ट जो है वो 40 ग्राम है कॉमन सॉल्ट, और मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 320 प्लस 40 दोनों मिला देंगे भाई 360 ग्राम। अब कंसंट्रेशन निकालना है आपको, कंसंट्रेशन, तो मैंने आपको बताया था मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे जो कि 40 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे जो कि 360 ग्राम है, इनटू 100। तो 1 0 से परसेंट का और 1 0 से 0 कट गया, और 4 9 जा 4 10 जा 100/9 परसेंट, यानी 11 इंटू 1/9%, ये आया आपका।
ये कंसंट्रेशन मालूम चल गया, 11% है लगभग। इसका मतलब देखो आपको मालूम चला गया लगभग 11% है, यानी कि आपको ये मालूम चल गया कि अगर 100 ग्राम ये पानी होगा तो उसमें 11 ग्राम लगभग नमक है। तो 11% का मतलब ये है, कंसंट्रेशन से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि वो उसमें सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी, इसलिए कंसंट्रेशन निकाला जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं सस्पेंशन की। सॉल्यूशन वाला पार्ट पूरा हुआ जो कि सबसे बड़ा पार्ट था। अब सस्पेंशन का सबसे पहले एग्जांपल याद रखो, बाद में डिफाइन देखना। पानी वाटर के अंदर चॉक पाउडर मिला दो, सस्पेंशन मिलेगा। तो अब जब चॉक पाउडर को दिमाग में सामने रखो यार, पानी के अंदर चॉक पाउडर, क्योंकि क्लास में आपने चॉक तो देखी होगी, तो चॉक पाउडर दिखाई देता है अलग से पानी में, नीचे भी बैठ जाता है, तो वो सब प्रॉपर्टी में आ जाएगा, प्रॉपर्टी समझने में आ जाएगा। सबसे पहले सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि एक समान रूप से पूरे पानी में चॉक पाउडर फैलता नहीं है, इसलिए मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और जब जो बल्क में वो दिखाई देता है, वो मीडियम में पानी में दिखाई देगा, लेकिन अगर उसको शांत छोड़ देंगे तो नीचे बैठ भी जाएगा। अगर उसको हम बिना डिस्टर्ब के छोड़ देंगे नीचे बैठ भी जाएगा। और उसके पार्टिकल बड़े होते हैं, इसलिए वो नेकेड आई से यानी आंखों से दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल वही है, पानी के अंदर फ्लोर, व्हीट फ्लोर या पानी के अंदर चॉक पाउडर डाल दोगे तो वो जो मिलेगा वो आपका सस्पेंशन का एग्जाम्पल होगा। अब प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो तो क्लियरली दिखाई देता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर सस्पेंशन। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, हम इसे नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड आई का मतलब होता है जैसे उस पर कोई लेंस नहीं लगा हुआ, कंपाउंड आई मतलब बिना किसी हेल्प के। और पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन लाइट को स्कैटर करते हैं, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। लाइट को फैलाते हैं, स्कैटर करना मतलब लाइट को फैलाना। इसके बाद सॉल्यूट पार्टिकल सेटल, वही बात जो आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि अगर हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। और एक तरह से सस्पेंशन जो है अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता, यानी परमानेंट बना नहीं रहता। तो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज ए सस्पेंशन इज unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. मतलब इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं अगर उनको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही आपने बीकर में ग्लास में बनाया रख दिया, तो थोड़ी देर बाद उसके जो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो अब वो लाइट को जो स्कैटर करने वाला प्रोसेस है वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नीचे बैठ गए और सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। और ये प्रॉपर्टी याद करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने दिमाग में एग्जाम्पल डाल दिया कि वाटर के अंदर चॉक पाउडर या वाटर के अंदर व्हीट फ्लोर जो डालते हैं वो सस्पेंशन बनता है, तो चॉक पाउडर तो नीचे बैठ ही जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, कोलाइडल सॉल्यूशन पर। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जाम्पल पहले डिस्कस करो। एग्जाम्पल में कोलाइडल सॉल्यूशन का है आपका पानी के अंदर इंक की कुछ बूंदे डाल दो, मान लो एक बीकर में पानी लो, टेस्ट ट्यूब में पानी लो और उसकी कुछ बूंदे डाल दो इंक की, वो जो बनेगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। पानी के अंदर दूध की कुछ बूंदे डाल दो, मिल्क, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क अपने आप में कोलाइडल सॉल्यूशन है, सिर्फ मिल्क, क्योंकि मिल्क में भी तो पानी होता ही है और मिल्क में बहुत सारे पार्टिकल्स होते ही हैं, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में पता है क्या खास बात होती है, ये देखने में लगता है कि होमोजीनियस है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो हमें वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये हेट्रोजीनियस होता है।
वास्तव में ये हेट्रोजीनियस है, पर हमें लगता है कि कोलाइड जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस है। अब दूध, हमें ये थोड़ा लगता है दूध में कि कुछ अलग अलग होगा, तो कारण इसका है कि उसके पार्टिकल छोटे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। यानी दो बातें हैं कोलाइड के बारे में, पार्टिकल इतने छोटे तो होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते, लेकिन इतने बड़े तो होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। यानी लाइट को स्कैटर करने लायक तो होते हैं पर दिखाई देने लायक नहीं होते हैं कोलाइड के पार्टिकल्स। लेट्स डिस्कस हियर। पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली फैला होता है, लेकिन पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली ही होता तो ये हेट्रोजीनियस नहीं कहते इसको, फिर तो होमोजीनियस कहते हैं। ड्यू टू smaller size of particle as compared to that of suspension, the mixture appears to be homogeneous, but actually colloidal solution is a heterogeneous mixture. तो मैंने आपको ये बात पहले बता दी कि क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा होता है, इसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते नेकेड आई से, तो हमें लगता है कि ये तो होमोजीनियस है, पर इन वास्तव में इन रियलिटी ये हेट्रोजीनियस होता है। एग्जाम्पल मिल्क और इंक। आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एग्जाम्पल याद रखो मिल्क और इंक। तो इसमें कोलाइड सस्पेंशन से अगर कंपेयर करें तो इसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते, उसके पार्टिकल दिखाई देते हैं सस्पेंशन के। सस्पेंशन को हम फिल्टर कर सकते हैं, इसको फिल्टर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या फिल्टर पेपर पे दूध डाल के दूध को छान लो और ऊपर दूध के अंदर की जितनी कैल्शियम है या जो मिनरल से ऊपर रुक जाए? तो इसीलिए कि इसको हम फिल्टर पेपर से इसके जो पार्टिकल हैं, अब दूध में कैल्शियम भी होगा मिनरल भी होगा, तो वो अलग नहीं हो जाएंगे छानने से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में आएंगी। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जो एक समान रूप से नहीं है फैले पूरे सॉल्यूशन के अंदर, मिक्सचर के अंदर एकदम एक समान रूप से नहीं है फैले। साइज ऑफ पार्टिकल इतना छोटा है कि वो हम आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलाइड के पार्टिकल इतने बड़े जरूर होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। मतलब देखने के लायक तो नहीं है बड़े, पर लाइट को स्कैटर करने के लिए इनफ है। लाइट को स्कैटर करना मतलब पार्टिकल पे लाइट पड़े और उसको उधर भेज दे, इधर भेज दे, उधर भेज दे, इसे कहते हैं स्कैटर करना। जैसे मैं एक बॉल कॉस्को की बॉल लूं और सामने वाली दीवार पे मारूं तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी। तो इस तरह की लाइट की स्कैटरिंग भी होती है कि पार्टिकल पे पड़े और इधर उधर हो जाए, बाउंस बैक होना एक तरह से। तो ये लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को, प्रकाश को प्रकीर्णित कहते हैं, फैलाते हैं। यानी प्रकाश का जो मार्ग है, लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है, दिखाई देता है जब ये स्कैटर करते हैं। तो दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर हम इन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे बैठ जाएंगे। दूध में जितने, मिल्क में जितने पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ऊपर पानी पानी बचेगा। ऐसा हो तो फिर ये तो सस्पेंशन जैसा हो जाता। भाई ऐसा होगा क्या? मिल्क को, एक गिलास दूध को आपने नीचे रख दिया, मतलब टेबल पर रख दिया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद नीचे उसमें जितने कैल्शियम मिनरल और जो भी चीजें थी वो सब नीचे बैठ गए, ऊपर पानी पानी बचा? नहीं ना। इसीलिए दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। दैट इज ए कोलाइड इज ए क्वाइट स्टेबल। ये स्टेबल होता है, सेटल डाउन नहीं होता। और फिल्टर पेपर वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि उन्हें हम फिल्टर पेपर से छान कर, फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते पार्टिकल्स को, बहुत छोटे होते हैं इसलिए। उसके लिए अलग टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। पहले इस चैप्टर में सारे सेपरेशन टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, बहुत सारे मेथड थे, डिस्टिलेशन वगैरह वगैरह सब थे, इसमें डिलीट कर दिया वो सारे सेपरेशन की टेक्निक। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है जोर जोर से घुमाना, जैसे मथनी होती है, ऐसे करके मक्खन निकालते हैं दूध से, है ना। तो वो चीज सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। जो वॉशिंग मशीन होती है कपड़ों को ड्राई करती है जब वो, तो जोर जोर से जो घुमाती है ना, वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम पार्टिकल को अलग कर सकते हैं इसमें।
अब कोलाइड के कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, तो इसमें जैसे हमने सॉल्यूशन की बात करी थी, सॉल्यूशन में दो चीजें थी, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। जैसे पानी और चीनी का एग्जांपल अगर हम लें, शुगर और वाटर का, तो वाटर सॉल्वेंट है और शुगर उसमें सॉल्यूट है। कोलाइड में भी ऐसे ही होता है, पर उसमें नाम चेंज हो गया। जो ज्यादा मात्रा में होता है, जो सॉल्वेंट लाइक होता है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, और जो कम मात्रा में होता है, जो सॉल्यूट लाइक होता है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। नीचे लिखा हुआ है सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, यानी जो कम मात्रा में होगा, और डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब होता है सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट। सॉल्वेंट के जैसा है वो आपका डिस्पर्सिंग मीडियम कहलाता है कोलाइड में, और जो सॉल्यूट जैसा है वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते कोलाइड के केस में। कोलाइड के केस में हम इस्तेमाल करते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। मतलब कॉन्सेप्ट लेकिन वही है, जो कम मात्रा में है वो डिस्पर्स्ड फेज है, जैसे सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चीनी शुगर जो है वो सॉल्यूट होती है, पानी जो है सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट यानी चीनी वाला पार्ट जो है उसको कह देते हैं डिस्पर्स्ड फेज, जो कम मात्रा में है। एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कवर करते हैं एक एक मार्क्स के। देखो कोलाइड का पहले यहाँ पे टाइप देखो, एरोसोल, एरोसोल कोलाइड है, कोलाइड का एग्जाम्पल है। एरोसोल का एग्जाम्पल क्या है? फॉग, क्लाउड, मिस्ट। अब इसमें दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? जो ज्यादा मात्रा में होता है वो गैस होता है, गैस के अंदर लिक्विड होता है। गैस में एयर, फॉग एयर में ही तो बनता है, तो गैस के अंदर लिक्विड, तो वो बना एरोसोल, एग्जाम्पल में फॉग, क्लाउड, मिस्ट। दूसरा एरोसोल देखो बेटा, गैस के अंदर सॉलिड भी हो, यानी गैस ज्यादा मात्रा में। मैं गैस के अंदर सॉलिड इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि गैस जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है। देखो ना, डिस्पर्सिंग मीडियम का मैंने क्या बताया था? सॉल्वेंट लाइक, सॉल्वेंट लाइक, और ये सॉल्यूट लाइक, सॉल्यूट लाइक, तो ये कम मात्रा में होगा। तो अगर गैस के अंदर सॉलिड है तो वो भी एरोसोल है। और जैसे स्मोक, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, एग्जाम्पल है कोलाइड का ये सब। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये एग्जाम्पल कोलाइड का है, और गैस के अंदर सॉलिड इसका कंपोनेंट है, इसको एरोसोल कहते हैं। उसके बाद फोम किसे कहते हैं? शेविंग क्रीम को। लिक्विड के अंदर जब गैस बन जाए, लिक्विड के अंदर गैस बन जाए तो वो फोम है। शेविंग क्रीम में ऐसा होता है, पहले शेविंग क्रीम लिक्विड होती है, उसको लगाते हैं स्किन पर, उसको ऐसे ऐसे करके रगड़ते हैं, तो फिर उसमें गैस बनती चली जाती है, तो वो फोम हो गया। और इमल्सन, अगला कोलाइड का नाम है इमल्सन। ये कोलाइड के अलग अलग टाइप है जो एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देते हैं। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन होता है लिक्विड के अंदर ही अगर लिक्विड है, अगर लिक्विड के अंदर लिक्विड है तो इमल्सन है। दूध या फेस क्रीम, तो उसमें कई सारे लिक्विड को मिला के फेस क्रीम बनता है, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड है उसे इमल्सन कहते हैं, और एग्जाम्पल में मिल्क और फेस क्रीम है। उसके बाद लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड है, ये लिक्विड ज्यादा मात्रा में है, सॉलिड कम मात्रा में है। अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड है तो उसे सोल कहते हैं। एग्जाम्पल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जब आपको पेट में दर्द होता है गैस बनने की वजह से, तो दवाई एक लेते हैं, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो उसके अंदर लिक्विड के अंदर सॉलिड होता है और उसे सोल कहते हैं। या मड, मड मतलब कीचड़, जो पानी के अंदर मिट्टी होता है, तो पानी के अंदर मिट्टी हुआ तो मड बना ना। तो देखो ना, लिक्विड के अंदर सॉलिड, मिट्टी तो सॉलिड हुई ना, सॉइल, तो ये एग्जाम्पल है सोल का। उसके बाद फोम, एक फोम वो था जो हमने यहां डिस्कस किया, लिक्विड के अंदर गैस बन रही थी जब। एक फॉर्म ये है जब सॉलिड के अंदर गैस हो,
सॉलिड के अंदर गैस, वो जो आप सोफे पे बैठते हैं ना, फोम होता है, और सोफे गद्दी जो होती है वो सॉलिड होती है, और उसके अंदर जो छेद होता है उसके अंदर गैस भर जाती है, और जब हम बैठते हैं तो वो गैस बाहर निकल जाती है, इसलिए वो पिचक जाता है, दब जाता है। तो वो एग्जाम्पल है फोम का सॉलिड के अंदर गैस का। देखिए, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस, ये एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद एग्जाम्पल एक है जेल। जेल भी एक कोलाइड है, सॉलिड के अंदर लिक्विड हो अगर। मैं एरो इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि भाई सॉलिड के अंदर लिक्विड है, सॉलिड ज्यादा मात्रा में है, लिक्विड कम मात्रा में है, तो वो जेल है। आप ये चीज, बटर, जेली, चीज मतलब पनीर, पनीर को आप देखो ना, ज्यादातर पार्ट सॉलिड होता है, हल्का दबाओगे तो पानी निकलेगा, तो सॉलिड के अंदर लिक्विड हो गया कि एग्जाम्पल के नहीं चीज में। तो ये एग्जाम्पल हो गया जेल का। उसके बाद सॉलिड के अंदर सॉलिड भी हो सकता है, उसे हम सॉलिड सोल कहते हैं। सॉलिड के अंदर सॉलिड, तो बहुत सारे पत्थर आते हैं, रंगीन पत्थर होते हैं, उसमें बहुत अलग अलग तरह के डिजाइन दिखते हैं, तो वो सॉलिड के अंदर सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। तो कलर्ड जेम स्टोन, मिल्की ग्लास, बच्चों ने बचपन में वो कंचियां खेले होंगे, अब तो आज के ज़माने में तो नहीं खेलते हैं, लेकिन देखने को तो मिल जाती है कंचियां, तो कभी कभी मिल्की होती है अंदर से, तो एग्जाम्पल सॉलिड के अंदर सॉलिड का है। उसके अंदर कोई लिक्विड थोड़ा होता है, सॉलिड के अंदर सॉलिड अलग तरह के जेम स्टोन वगैरह होते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए आपके कोलाइड के। ये कोलाइड के इतने सारे टाइप है, और वो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, और वो उसमें कि उस टाइप में क्या होता है, गैस के अंदर गैस होता है या गैस के अंदर लिक्विड होता है, सॉलिड के अंदर सॉलिड होता है या गैस के अंदर लिक्विड होता है, वो सब उसमें आपको इससे मालूम चल जाता है। तो कोलाइड का ये टेबल इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे अच्छे से स्टडी कर लेना है। तो कोलाइड में ना टिंडल इफेक्ट भी देखने को मिलता है, हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, जिसमें आपका जैसे रूम के अंदर कहीं से लाइट आ रही है, तो हमें उसमें लाइट में दिखते हैं या जैसे डस्ट पार्टिकल, धूल के कण, या जंगल में, फॉरेस्ट में कहीं पेड़ों के बीच से रोशनी आ रही है सूरज की, तो वहां पे धूल के कण दिखाई देते हैं, तो वो एक तरह से टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जो कोलाइड के पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं, लाइट के पाथ को विजिबल बना रहे होते हैं, यानी लाइट दिखाई देती है। ऐसे तो रोशनी अभी भी आ रही है, अभी आ नहीं रही विंडोज से रोशनी, पर क्या टिंडल इफेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो वो कोलाइड के पार्टिकल के टाइम पे, जब कोलाइड के पार्टिकल क्रिएट होते हैं, तो वो टिंडल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में फिगर नंबर 2.4 है, दिस वन। ये बिल्कुल ऐसे ही फॉरेस्ट वाला सीन बना रखा है, और पूरा एक अच्छा सा रोशनी दिख रहा है, तो टिंडल इफेक्ट है ये। अब इस चैप्टर के हम अगले पार्ट पे पहुंचते हैं। ये सेकंड पार्ट हो गया चैप्टर का, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पहले भी आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें कुछ नया नहीं बनता, केवल स्टेट में चेंज आता है। आप जैसे वाटर को कूल कर दो, आइस बन गया, आइस को गर्म कर दो तो वाटर बन जाएगा, फिर और ज़्यादा गर्म कर दोगे तो वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड का सॉलिड में आना, सॉलिड का लिक्विड में आना, लिक्विड का गैस में आना, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं बन रहा, इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। आप अपने बुक के नोटबुक के कोई पेज फाड़ के उसमें टेस्ट देते हैं, तो आपने पेज को फाड़ा उससे, तो कुछ नया नहीं बना, वो आपका फिजिकल चेंज है। कारपेंटर होता है, लकड़ियों काट के अलग अलग तरह के फर्नीचर बनाता है, तो वो सब फिजिकल चेंज है। लेकिन फिजिकल चेंज में भी कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, और कुछ रिवर्सिबल नहीं होते हैं। जैसे जो पेड़ काट दिया आपने, वापस उस पेड़ को जोड़ नहीं सकते, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से। जो पेज आपने फाड़ दिया, उस पेज को आप जोड़ नहीं सकते, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में दो तरह के चेंज है, कुछ रिवर्सिबल है और कुछ नॉट रिवर्सिबल है।
जैसे आइस को मेल्ट करना, पानी बनाना, ये रिवर्सिबल है। लेकिन पेज को फाड़ देना तो वो वापस उसको पेज नहीं बना सकते सिंपल फिजिकल प्रोसेस से। तो फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें कुछ नया नहीं बनता और उसमें कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ नॉट रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइस वाला एग्जांपल हमने दे रखा है। इन फिजिकल चेन नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म ओनली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज अकर लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फर्क आता है फिजिकल चेंज में। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कोई सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से वापस लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से वापस सॉलिड बन रहा है। तो ये सब चीजें जो होती हैं फिजिकल चेंज में आती हैं। एग्जाम्पल का, आइस को गर्म करोगे वाटर बन जाएगा, वाटर को और ज्यादा गर्म करोगे तो वाटर वेपर बन जाएगा। मतलब आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और वाटर वेपर गैस है, तो स्टेट में चेंज हो रहा है। तो ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का मतलब होता है कुछ नया बनना। इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, हम खाना खाते हैं, वो केमिकल चेंज है। हम सांस लेते हैं, वो केमिकल चेंज है। हम कैंडल को जलाते हैं, वो केमिकल चेंज है। कैंडल के जलने में दोनों चेंज होते हैं। पहले वो जो धागा होता है वो जलता है तो उसकी जो वैक्स होती है, मोम, वो पिघलती है, तो वो फिजिकल चेंज है। फिर मोम धागे के साथ जलती है और लाइट प्रोड्यूस करती है, वो केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज में नई चीज बनती है, उसमें केमिकल रिएक्शंस वगैरह होता है। अब गर्मियों में अगर दूध को रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो दूध फट जाएगा, यानी टर्न सोर, मिल्क विल टर्न सोर, ये आपका केमिकल चेंज है। दूध का फटना केमिकल चेंज, फूड को कुक करना केमिकल चेंज है, कागज को जलाना केमिकल चेंज है, हम सांस लेते हैं केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज जनरली सिंपल फिजिकल प्रोसेस से रिवर्सिबल नहीं होते और नया सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज में, कुछ नया बनता है, पहले से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, यहाँ बता रखा है। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सब्सटेंस। नया सब्सटेंस बनता है वो प्रीवियस सब्सटेंस से केमिकली डिफरेंट होता है। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है। इसके बाद प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्योर सब्सटेंस दो तरह के हैं, एलिमेंट या कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ जो है वो दो तरह के हैं, एलिमेंट को तत्व कहते हैं और कंपाउंड को यौगिक कहते हैं। तत्व अथवा यौगिक, एलिमेंट या कंपाउंड। अब एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, मेटल यानी धातु, जैसे सोना, लोहा, है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये मेटल है। और नॉन मेटल मतलब अधातु, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल है। और मेटलॉइड, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं, सिलिकॉन आदि। और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जैसे वाटर, CH2O, ये कंपाउंड है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंपाउंड है। नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये कंपाउंड है। C6H12O6, ये ग्लूकोज का कंपाउंड है, ये ग्लूकोज है, फॉर्मूला ग्लूकोज का है, तो ये कंपाउंड है। कंपाउंड में एलिमेंट में फर्क दिख रहा होगा। एलिमेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड है AU, तो उसमें एक ही तरह का एटम होता है। सिल्वर है AG, सिंबल बता रहा हूँ ये, तो अभी आपको तो अगले चैप्टर में मिलेंगे सिंबल पढ़ने को। और कॉपर के लिए Cu, एल्यूमिनियम के लिए AU नहीं AL। तो ये मेटल जो होते हैं ना, वो एक ही तरह के एलिमेंट से बने होते हैं, एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। नॉन मेटल में जैसे आपको मैंने बताया हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये नॉन मेटल है। और आप देख रहे होगे जैसे कंपाउंड है, ये रहा एक नॉन मेटल, इन्हीं से बन रहा है।
नहीं, कंपाउंड जो है एलिमेंट से ही बनता है, लेकिन उसमें एलिमेंट को आप फिक्स रेशियो में होते, कम ज्यादा नहीं कर सकते। यानी जैसे वाटर है, अभी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि हमें डिस्कस यही करना है कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या है। जैसे मिक्सचर देखो, आपने वाटर लिया और शुगर लिया, मिला दिया, ग्लूकोज, ये शुगर का फॉर्मूला भी कह सकते हैं। वाटर लिया, ग्लूकोज लिया, मिला दिया, उसमें जो टेस्ट आएगा मीठा मीठा आएगा, क्योंकि उसमें आपने ग्लूकोज डाला, यानी शुगर डाला हुआ है। थोड़ा कम डाला है, थोड़ा ज्यादा डाला है, तो उससे टेस्ट का फर्क पड़ता रहेगा, टेस्ट ज्यादा मीठा लगेगा, कम मीठा लगेगा। यानी मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या फर्क है? मिक्सचर जो हम बनाते हैं, पानी के अंदर आपने चीनी डाला, वो मिक्सचर बना, उसमें पानी का चीनी का टेस्ट आएगा, नींबू डाल दोगे उसका भी टेस्ट आएगा, नमक डाल दोगे उसका भी टेस्ट आएगा। यानी वो जिससे बना होता है उसकी प्रॉपर्टी उसमें होती हैं, दिखाई देती हैं, टेस्ट में आती हैं। लेकिन कंपाउंड जिससे मिलकर बना होता है वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं, उसकी एक नई प्रॉपर्टी होती है। जैसे कंपाउंड का एग्जांपल वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर जो है वो बिल्कुल अलग चीज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये नहीं कि आप इसमें H2O फॉर्मूला वाटर का है तो वाटर को एक H और बढ़ा दो, 3 बढ़ा दो, यानी H3O भी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिक्स है। किसी कंपाउंड का फॉर्मूला फिक्स होता है। मिक्सचर में आप कम ज्यादा कर सकते हो, कि पानी बढ़ा दिया, दूध में चीनी बढ़ा दिया, दूध में पानी बढ़ा दिया, चाय में चीनी बढ़ा दी, चाय में पानी बढ़ा दिया, अदरक डाल दी, तो वो कम ज्यादा किया जा सकता है मिक्सचर में। लेकिन जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड जिससे मिलके बना होता है, जिन एलिमेंट से मिलके बना होता है, वो फिक्स होता है, उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। ये कंपाउंड की खास बात है। तो ये प्योर थिंग का एग्जाम्पल है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड है, और कंपाउंड अलग हो गया है। अभी हम इसको डिटेल में और अच्छे से जानेंगे। अब एलिमेंट के बारे में समझ लेते हैं। एलिमेंट एक तरह से प्योर फॉर्म में मैटर है, वह प्योर की हम बात ही कर रहे हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, पदार्थ का शुद्ध रूप, प्योर फॉर्म एलिमेंट है। रॉबर्ट बॉयल जो पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया था 1661 में। फिर लेवोजियर जो कि फ्रेंच के केमिस्ट थे, उन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंटली बताया, डेफिनेशन बताई एलिमेंट की, कि एलिमेंट क्या होता है। क्या बताया उन्होंने? एलिमेंट एक बेसिक एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। यानी किसी केमिकल रिएक्शन से एलिमेंट को तोड़कर कुछ और नहीं बना सकते हैं, कोई सिंपल सब्सटेंस और नहीं बना सकते हैं। एलिमेंट वो है, जैसे एलिमेंट गोल्ड का है, गोल्ड यानी सोना, सोने को तोड़ के किसी केमिकल रिएक्शन करिए, कुछ और नहीं बनेगा, रहेगा वो सोना ही, गोल्ड ही रहेगा। उसके पार्टिकल छोटे होते जाएंगे, पर ये नहीं कि गोल्ड को तोड़कर कुछ और नया बन जाएगा। हाँ, वाटर को, यानी जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया वाटर को, वाटर को आप तोड़ोगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन जाएगा, H2O से बना है ना, क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है। और जब मैं गोल्ड की बात करता हूं तो गोल्ड एक एलिमेंट है, मेटल है भाई। एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो ये जो लेवोजियर ने समझाया, वो यही तो समझाया कि एलिमेंट किसी मैटर का वो बेसिक फॉर्म है जिसको और ज्यादा तोड़कर सिंपल सब्सटेंस में नहीं बना सकते, उसको और ज्यादा तोड़कर कुछ नया नहीं बनने वाला, वो सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म में पहले से ही होता है। एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल में एक एग्जांपल याद रखना आप, गोल्ड का जो आपके रेगुलर यूज में आता है, आयरन का, आयरन का सिंबल Fe है, कॉपर का है ना, ये सब अभी आपको देखने को मिलेंगे। और नॉन मेटल में आपको जो गैस, ऑक्सीजन गैस जो हमारे सांसों के लिए बहुत जरूरी है, वो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नॉन मेटल या तो सॉलिड है या गैस है। और मेटलॉइड वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसे मेटलॉइड कहते हैं। अब मेटल के बारे में जान लीजिए, क्लास 8th में आपने पढ़ रखा है वैसे तो,
मेटल की चैप्टर पढ़ रखा है, मेटल नॉन मेटल का। मेटल क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए। उनमें चमक होती है ना, वो या तो सिल्वर ग्रे कलर में होते हैं या गोल्डन येलो कलर में होते हैं ज़्यादातर। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी उनसे हीट और लाइट पास हो सकती है। वो मेटल जो है डक्टाइल होते हैं, यानी उनको खींच के तार बना सकते हैं। डक्टाइल का मतलब तार बना सकते हैं मेटल का, धातुओं का। मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल का मतलब होता है कि उनको पीट पीट कर उनकी चादर बना सकते हैं, थिन फॉइल में चेंज कर सकते हैं मेटल को। सोनोरस का मतलब होता है अगर उनको पीटे तो आवाज गूंजती है, जिससे हम घंटी बनाते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल है। मेटल का एक एग्जाम्पल ऐसा भी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, जिसका नाम मरकरी है। मरकरी एक मेटल है, मरकरी को पारा कहते हैं, जो थर्मामीटर में होता है, और रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो जो सारी प्रॉपर्टी उसमें थी ना, वो प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है मेटल वाली। वो कई कई रंगों में पाए जाते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ये ना तो लस्ट्रस होते हैं, ना ये सोनोरस होते हैं, ना ये मैलेबल होते हैं। ये सब नहीं होता है इनमें, मेटल वाली प्रॉपर्टीज में नहीं होती। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। ये सब है एलिमेंट ही, क्योंकि एलिमेंट ही तीन तरह से डिवाइड है ना, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। उसके बाद मेटलॉइड, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उसे मेटलॉइड कहते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एग्जाम्पल हो गए मेटलॉइड के। इसके बाद थोड़ा सा और जान लीजिए एलिमेंट के बारे में। कुछ यहाँ एक्सेप्शंस वगैरह दे रखे हैं। जो नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, 100 से ज्यादा एलिमेंट आज तक पता है, वैज्ञानिक को पता लगा है। 92 एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग, 92 एलिमेंट है जो नेचर में नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और बाकी जो है वो मैन मेड है, इंसानों ने बनाए हैं। उनमें से ज्यादातर एलिमेंट सॉलिड है। 11 एलिमेंट आर गैस, 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस की स्टेट होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे गैस की स्टेट में, वो ज्यादातर नॉन मेटल हैं सारे। एक है मरकरी जो मेटल में आता है, वो भी लिक्विड होता है, ठीक है। और दो एलिमेंट है लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक मरकरी है और एक ब्रोमीन है। मरकरी तो मेटल में आ गया और ब्रोमीन नॉन मेटल में आ गया। यानी एक एग्जांपल मेटल का है, एक एग्जांपल नॉन मेटल का है, जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। इसके अलावा जैसे ये गैलियम, सीजियम, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो ये अगर पाम पे रख दें, हथेली पे रख दें, तो ये पिघल जाते हैं। है तो ये मेटल, गैलियम, सीजियम, लेकिन क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन है, और सेल्सियस में अगर इसे बदलोगे तो 303 में से 273 माइनस करोगे, है ना। यही तो फर्स्ट चैप्टर आपने सीखा है। तो 0, 10 में से 7 गया 3, यानी 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, 30 डिग्री सेल्सियस है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए तो पाम पे रखने पे पिघल जाते हैं, हथेली पे रखने पे पिघल जाता है। कौन? गैलियम और सीजियम है मेटल, पर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की, क्योंकि एलिमेंट और कंपाउंड दो चीजें हैं जो नेचर में प्योर स्टेट में है। एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट की हमने बात कर ली, एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड है। अब बात करो कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है, जब वो एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ एक फिक्स रेशियो में, निश्चित अनुपात में, फिक्स रेशियो में। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल मैं वाटर लेता हूं, H2O, ये कंपाउंड है। इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है ऑलवेज, तो 9 ग्राम वाटर बनता है। तो ये फिक्स रेशियो में जब एलिमेंट जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है। दूसरा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का,
इसमें 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ता है फिक्स रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में। तो वो बनाता है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये नेचर में इनका फिक्स रेशियो है मास का। ये आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी तो आप ये समझो कि वाटर है, H2O है, तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जोड़ते हैं और वाटर बनाते हैं। उसमें हाइड्रोजन कम नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, ऑक्सीजन कम नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, ये रेशियो फिक्स होता है और इसे हम कंपाउंड कहते हैं। यानी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ किसी फिक्स रेशियो में तो कंपाउंड बनता है। हिंदी में उसे यौगिक कहते हैं, तब यौगिक बनता है। तो ये जो वाटर है ये यौगिक है, जल यौगिक है, ग्लूकोज यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, और ये सब प्योर सब्सटेंस में आते हैं। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है ये। यहां एक एक्टिविटी कर रखी है बच्चों, अच्छी खासी एक्टिविटी है ये। पहले ये एक्टिविटी 2.9 या 10 हुआ करती थी, क्योंकि इसमें जब फिल्टर सेपरेशन वाले सारी टेक्निक हटा दी तो एक्टिविटी भी कम हो गई। पर काफी अच्छी एक्टिविटी है, इससे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है। एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। देखिए, 2 क्लास में 2 ग्रुप बनाने हैं और एक ग्रुप में देना है 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स, आयरन का पाउडर एक तरह से, और 3 ग्राम सल्फर देना है। उनको बोलना है कि वो उसे मिक्स कर लें, क्रश कर लें, उसे पीस लें, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को एक दूसरे का मिक्स कर लें और क्रश कर लें। ठीक है, जैसे वो डॉक्टर दवाई 2 दवाइयों को बच्चों के लिए बनाता है, जब तो डाल के 2-3 टैबलेट डाल के उसको रगड़ के फिर एक डिब्बी में डाल के उसमें लिक्विड डाल के उसे बना देता सॉल्यूशन बच्चों के लिए दवाई, जो बच्चे टैबलेट नहीं खा सकते, है ना। ऐसे ही यहाँ पे बोला हुआ है कि 5 ग्राम आयरन फिलिंग और 3 ग्राम सल्फर पाउडर को मिक्स कर लो, क्रश कर लो। ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 2 के लिए क्या बोला हुआ है? 5 ग्राम आयरन फिलिंग, 3 ग्राम सल्फर लेना है, मिक्स करना है, क्रश करना है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा काम करना है, हीट करना है। हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, यानी काफी देर तक उसे, जब तक वो एकदम रेड हॉट ना हो जाए। इसको वाले को नहीं करना है, इसको करना है, मिक्स करना है, फिर हीट करना है रेड हॉट एकदम लाल होने तक। पता क्या हो जाएगा, यहां पर तो ये बेचारा मिक्सर ही रहा, कुछ नया नहीं बनेगा। और यहां पे जब गर्म किया ना तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ हीट देने से और ये बन गया कंपाउंड। समझेंगे कैसे? अभी इसके बारे में अभी बहुत सारे वो करने हैं ना, एक्टिविटी करनी है, तो फिर पता चलेगा दोनों फर्क क्या है। दोनों में शुरुआत में एक ही चीज, आयरन और सल्फर, आयरन फिलिंग और सल्फर, दोनों में सेम चीज है, सेम मात्रा में है। लेकिन अब हम कुछ टेस्ट करेंगे। चलो क्या क्या टेस्ट करेंगे यहां से देखते हैं। जैसे पहले हम चेक करेंगे मैग्नेटिज्म का, यानी चुंबक लगाकर देखेंगे दोनों में। ग्रुप 1 वाले में अगर मैग्नेट लगाओगे तो लोहे का जो आयरन फिलिंग है वो चिपक के बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें आयरन और सल्फर था। लेकिन ग्रुप 2 वाले में कुछ नहीं होगा, मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं है, जबकि उसमें आयरन था। तो ये पहला टेस्ट हो गया मैग्नेटिज्म का, चुंबक का टेस्ट। दूसरा, कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप। दोनों के कलर को चेक करो, जो मिक्सर था ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का जो गर्म करने पे। तो ग्रुप 1 वाले में ना आयरन का कलर भी दिखाई देगा और सल्फर भी कलर में दिखाई देगा, येलो कलर का, ग्रुप 1 में। लेकिन ग्रुप 2 में नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल अलग कलर हो गया उनका पहले से। दूसरा चेक हो गया। तीसरा, एड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन। अब उसमें जो हमने मिला है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को थोड़ा सा निकाल के उसमें हमें उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डालना है, दोनों को। कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्यूशन है जिसमें हमें पहले वाले का भी थोड़ा सा पार्ट डालना है और दूसरे वाले भी, अलग अलग जगह पर, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। तो आप देखोगे जो पहला वाला मिक्सर था कार्बन डाइसल्फाइड जब उसे डालोगे तो उसमें जो सल्फर है वो घुल जाता है, क्योंकि कार्बन डाई जो सल्फाइड है उसमें सल्फर डिजोल्व हो जाता है।
लेकिन दूसरे वाले का आपने थोड़ा सा पार्ट डाला जब कार्बन डाइसल्फाइड में, तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों भाई? क्योंकि अब सल्फर सल्फर नहीं रहा दूसरे वाले में, क्योंकि वो एक नई चीज बन गई है, आयरन सल्फाइड। और पहले वाले में क्या है? आयरन भी है, सल्फर भी है। चुंबक मैग्नेट डाला तो आयरन बाहर आया, कार्बन डाई सल्फाइड में डिसॉल्व किया तो सल्फर डिसॉल्व हो गया, येलो कलर का सॉल्यूशन बन गया, पीले रंग का। तो ये फर्क देखो ना कि शुरू में दोनों चीजें एक ही थी, एक को केवल मिक्स किया है, एक को मिक्स करने के बाद गर्म भी किया है और एक केमिकल रिएक्शन हुआ। जो दूसरा वाला जो है ना केमिकल रिएक्शन, जिसमें वो कंपाउंड बन गया। अब उसको चेक तो कर रहे हैं दोनों, फर्क क्या क्या आ गया। तीसरा टेस्ट, एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अदर पार्ट ऑफ मटेरियल। अब दोनों में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के चेक करना है एसिड। तो जो पहला वाला था ना आयरन और सल्फर का मिक्सर, उसमें जब ये सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है, ना उसमें कोई बदबू आएगी ना उसमें कोई रंग दिखाई देगा पहले वाले में, क्योंकि आयरन है ना, आयरन एक मेटल है, तो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो पहले वाले में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, लेकिन क्योंकि वो कलरलेस ऑर्डरलेस होती है तो पता ही नहीं चलेगी, बस बुलबुले दिखाई देंगे आपको, ना तो उसमें कोई कलर होता है ना कोई इसमें स्मेल होता है। ऑर्डरलेस का मतलब ये हुआ। लेकिन जो दूसरा वाला है आयरन सल्फाइड, तो उसमें अगर आप ये एसिड डालोगे तो उसमें एक बदबूदार गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड की, सड़े हुए अंडे की जैसी बदबू आती है उसमें। तो अब देखो दोनों में गैस भी अलग अलग बन रही है। तो ये एक्टिविटी इसलिए ही तो इंपॉर्टेंट है कि इसमें इतनी सारी चीजें करके देखते हैं। अब इनमें से किसी से भी क्वेश्चन आ जाता है, जो मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं, कोई भी पॉइंट एक क्वेश्चन बना देता है। मतलब एसिड का क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों के मिक्सचर में, मैग्नेट का क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों के मिक्सचर में, कार्बन डाइसल्फाइड का क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों के मिक्सचर में। चलिए ये अलग अलग करना है, मतलब दोनों में। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्टिविटी में उनका जो मैंने आपको बताया था कंक्लूजन वही है यहाँ पे। द गैस जो पहले वाले में जो गैस बनेगी, वो जो आपने HCl डाला था ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और कंबस्टिबल है। और दूसरे वाले में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, कलरलेस है लेकिन वो रोटन है कि उसमें बदबू आती है, सड़े हुए अंडे की बदबू आएगी उसमें, लगेगा कि आसपास कोई अंडा सड़ रहा है। तो इसलिए ग्रुप जो 1 है वो मिक्सचर है, ग्रुप 1 में जो मिला वो मिक्सचर मिला, और ग्रुप 2 में जो मिला वो कंपाउंड मिला। अब इससे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा आइडिया मिल गया कि मिक्सचर जिनसे बना होता है वो उनकी प्रॉपर्टी दिखाता है। जैसे आपने देखा कि आयरन और सल्फर को मिला के मिक्सचर बना था, लेकिन उसमें मैग्नेट का असर भी हो रहा था, यानी आयरन की अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। उसमें कार्बन डाइसल्फाइड का भी असर हो रहा था क्योंकि सल्फर उसमें डिसॉल्व हो रहा था। लेकिन जो दूसरी तरफ था आयरन सल्फाइड, जो मिक्स करके फिर गर्म करके बना, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, एक केमिकल कंपाउंड बन गया, तो उस पर मैग्नेट का असर नहीं था, वो कार्बन डाइसल्फाइड में भी डिसॉल्व नहीं हो रहा था। तो ये फर्क हो जाता है मिक्सचर और कंपाउंड में। इसी को हम डिटेल में जान लेते हैं एक टेबल के जरिए। ये रहा वो टेबल जिसमें हम मिक्सचर और कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जैसे मिक्सचर क्या हो, मिक्सचर और कंपाउंड का टेबल है। एलिमेंट या कंपाउंड को सिर्फ मिक्स कर दो, उससे मिक्सचर बनता है, सिर्फ मिक्स करना है, कुछ करना नहीं है उसमें। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, और कंपाउंड में एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। जब हमने गर्म किया था तो उनमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ और एक नया सब्सटेंस बन गया जिसे कंपाउंड कहते हैं, और मिक्सर में केवल मिला देते हैं। पानी भी कंपाउंड है, पानी के अंदर शुगर मिला दिया, वो मिक्सर बन गया, है ना। तो हवा में जैसे कोई इतने सारे गैस हैं तो सब मिक्सर ही तो है, कोई कंपाउंड थोड़ी ना बन जाएंगे। तो केवल मिक्स करने से आपका मिक्सर बन गया, और एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनता है, उनमें रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। देखो मिक्सर में वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। जब हम मिक्सर बनाते हैं, मैंने शुरू से ही चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कि मिक्सर में चीजों को कम ज्यादा कर सकते हैं।
है कि नहीं? वो जो आयरन सल्फर का भी हमने मिक्सचर लिया था, उसमें आयरन बढ़ा सकते हैं, सल्फर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। या लेमनेड आप बनाते हो तो उसमें चीनी बढ़ा सकते हो, चीनी घटा सकते हो। आप चाय बना रहे हो, चाय में चीनी कम ज्यादा कर सकते हो। तो मिक्सचर है ना, इसलिए। लेकिन कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो में रहते हैं, उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते आप। उसके बाद मिक्सचर जो है जिससे बना होता है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी अभी पीछे एक्टिविटी डिस्कस किया, आयरन अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा था। आयरन में मैग्नेट का असर हो रहा था, नहीं हो रहा था? सल्फर पे कार्बन डाइसल्फाइड का भी असर हो रहा था। तो ये मिक्सर जिससे मिलके बना होता है वो उनकी प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल नया सब्सटेंस होता है, वो एक नई प्रॉपर्टी के साथ दिखाई देता है। वो जिनसे बना है उनकी प्रॉपर्टी नहीं शो करता। इसके बाद इसके मिक्सर के कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं सिंपल फिजिकल प्रोसेस के जरिए, फिल्टर करके, और भी इवोपरेशन करके, क्रोमेटोग्राफी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। पहले ये सारे सिलेबस में थे। इस 2022 के जो दिसंबर में एक रैशनलाइज्ड सिलेबस बनाया तो उसमें सीबीएसई वालों ने, एनसीईआरटी वालों ने काफी कुछ हटा दिया है। उसके रीजन अलग अलग है जो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, या आपकी बुक में लिखा हुआ है। जो रैशनलाइज्ड बुक आई है 2022 के दिसंबर में प्रिंट हुई है, वो नवंबर दिसंबर में। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मिक्सर के जो कंपोनेंट होते हैं, और हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। और कंपाउंड के पार्टिकल को हम सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। केमिकल मेथड होगा या करंट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होगा, उससे अलग कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस हुआ मिक्सचर और कंपाउंड में। और इसके बाद ये पूरे चैप्टर की समरी है, क्योंकि हमने चैप्टर की शुरुआत की थी इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों ओर के मैटर प्योर है? तो उसका आंसर था जी नहीं, ज्यादातर तो मिक्सचर है। अब क्या क्या है हमारे चारों ओर? देखो, हमारे चारों ओर सॉलिड दिखाई देगा, लिक्विड दिखाई देगा, गैस दिखाई देगा। तो कुछ चीजें उसमें प्योर होंगी और कुछ चीजें उसमें मिक्सचर होंगी, ज्यादातर मिक्सचर होंगे। और जो प्योर होता है वो एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है। प्योर चीज एलिमेंट या कंपाउंड है। एलिमेंट को हम सिंपल सब्सटेंस में, और पीछे बताया था लेवोजियर ने, एलिमेंट वो किसी मैटर का फॉर्म है जिसे और ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। गोल्ड एलिमेंट है, गोल्ड को तोड़ के कुछ नया नहीं बनना, गोल्ड ही रहेगा वो। एग्जाम्पल कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मरकरी, सब एलिमेंट के एग्जाम्पल हो गए। उसमें एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, मेटल सब आते हैं। कंपाउंड जिसमें वो जो एलिमेंट जब केमिकली या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से जुड़ते हैं और कुछ नया बनाते हैं तो वो कंपाउंड होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। वाटर, मीथेन गैस, शुगर, ये सब कंपाउंड का एग्जाम्पल है। उसके बाद चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था होमोजीनियस मिक्सचर। दो तरह का होता है, देखो, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, मिक्सचर जिससे मिलता है बनता है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, फिक्स्ड नहीं होता कंपोजिशन। तो आपका मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। चैप्टर होमोजीनियस का मतलब जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एक समान बनावट है, वो होमोजीनियस है। पानी में अगर शुगर डाल दोगे, पानी में आप सॉल्ट, नमक डाल दोगे, ये देखो सल्फर इन कार्बन, अभी पीछे डिस्कस किया था। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है इसमें सल्फर आराम से डिसॉल्व हो जाता है, तो ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी जिसकी बनावट एक समान नहीं होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। अब सैंड और सॉल्ट को मिलाओगे, रेत और नमक को मिलाओगे, तो जो बनेगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, मिक्स ही नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। शुगर और सॉल्ट को मिला दो या ऑयल या वाटर को मिला दो तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है बच्चों। इस तरह से आपका ये सेकंड चैप्टर, एक शानदार चैप्टर पूरा होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का और अपनी पढ़ाई का।